Hello everyone. So in our previous video we have completed PYQs of economics from 2024 to 2021. Now let's continue with CSE 2020. Okay, and जब से हमने start किया है series तो we have completed polity of CSE, CAPF and CDS. Now we have completed all the PYQs of economics of your CAPF, and now we are completing CSE, then we'll move to CDS. Okay, so I have made a playlist for this. आप डायरेक्ट जाके वहाँ से देख सकते हो. ठीक है, चलिए फर्स्ट क्वेश्चन पे है. फर्स्ट क्वेश्चन है अपने पास दैट इफ अनदर, अगर ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस आता है तो इनमें से कौन सा है जो हमारे इंडिया को इम्यूनिटी दे सकता है, कुछ इम्यूनिटी दे सकता है. अगर आप फर्स्ट देखोगे उसने बोला नॉट डिपेंडिंग ऑन शॉर्ट टर्म फॉरेन बोरोविंग. ये बिल्कुल सही है, क्योंकि अगर तुम शॉर्ट टर्म फॉरेन बोरोविंग लोगे शॉर्ट टर्म के लिए तो तुम्हें शॉर्ट टर्म में उसको पे बैक भी करना पड़ेगा. सो इसीलिए उस पर रिलाई करना सही नहीं होगा. तो ये वाला सही है. ओपनिंग अप टू मोर फॉरेन बैंक्स, देखिए ऑलरेडी क्या चल रहा है, क्राइसिस में चल रहा है, बैंक्स भी क्राइसिस में चल रहे हैं. बैंक्स ने ऑलरेडी किसी को लोन दिया होगा तो वो एनपीए में चल रहा होगा, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स में. तो और ज़्यादा फॉरेन बैंक्स को ओपन करना तो सही नहीं रहेगा. दूसरा, मेंटेनिंग फुल कैपिटल अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी. ना व्हाट इज कैपिटल अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी मेंटेन करना है. इससे क्या होता है, कन्वर्टेबिलिटी मतलब क्या होता है, जो तुम्हारी करेंसी है वो तुम कन्वर्ट कर रहे हो फॉरेन करेंसी में या फॉरेन एसेट्स खरीद रहे हो. अब बताओ, ऑलरेडी यहाँ पे ग्लोबल फाइनेंशियल मतलब जो फाइनेंशियल क्राइसिस चल रहा है, और फुल कैपिटल मतलब क्या होता है, कोई रिस्ट्रिक्शंस ही नहीं है ना. तुम खरीद रहे हो फॉरेन एसेट्स को, खरीद रहे हो विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शंस. सो ये भी आपके फेवर में नहीं जाएगा. सो आंसर क्या हो जाएगा आपका, 1 ओनली. उसने बोला अगर आप 1 लाख कैश निकालते हो डिमांड डिपॉजिट अकाउंट से, बैंक से, तो मनी सप्लाई, जो एग्रीगेट मनी सप्लाई, पूरी की पूरी जो मनी सप्लाई है उस पर क्या इफेक्ट है. कुछ इफेक्ट नहीं पड़ेगा. थोड़ा ना आप 1 लाख निकालने से मनी सप्लाई आपकी अप डाउन हो जाएगी, नहीं. सो टू लीव इट अनचेंज. अब आता है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट. मैंने आपको बता दिया था कि बाहर की कंपनी है वो इंडिया में, एफडीआई का मतलब क्या होता है, अगर वो इंडिया में इन्वेस्टमेंट कर रही है कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर पे या किसी भी एसेट्स पे अपना पैसा लगा रही है तो उनका कंट्रोल होता है. जिसमें कंट्रोल हो तो वो क्या होता है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट. अब उसने क्या बोला, क्या होता है, इट इज़ अ लार्जली नॉन डेट क्रिएटिंग कैपिटल फ्लो होता है. नॉन डेट, इसमें कोई कर्जे में नहीं आ रहे हो, तुमने क्या किया, सीधा सीधा इसमें इन्वेस्ट किया, ठीक है, और उतना कंट्रोल भी ले लिया. सो ये नॉन डेट क्रिएटिंग क्या होता है, कैपिटल फ्लो होता जाता है. ठीक है, अब आते हैं इन द कंटेक्स्ट ऑफ द इंडियन इकोनॉमी. नॉन फाइनेंशियल डेट, देखिए नॉन फाइनेंशियल डेट क्या होता है, जो भी आपके जितने भी आपके फाइनेंशियल सेक्टर से बाहर है. तो फाइनेंशियल सेक्टर के बाहर कौन होते हैं, जैसे आपके हाउस होल्ड्स हो गए, ठीक है, बाकी आपके क्रेडिट कार्ड्स हैं, ओके, आपके गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ होती हैं कुछ, तो वो आपके फाइनेंशियल सेक्टर से जो बाहर होते हैं उनकी जो डेट होता है दैट इज़ नॉन फाइनेंशियल डेट. तो उसने बोला कौन सा है, तो हाउसिंग लोन आएगा, जो भी क्रेडिट कार्ड्स आप यूज़ करते हो तो उसमें भी आउटस्टैंडिंग आपका अमाउंट होता है वो. एंड ट्रेजरी बिल, ट्रेजरी बिल्स क्या होते हैं, ये शॉर्ट टर्म आपके इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या करती है, इशू करती है इन ऑर्डर टू बोरो द मनी. सिंपल. तो इसमें आ जाएगा 1, 2 एंड 3. ये कैंसिल कर दिया था. वेस्ट टेक्सास, ये फैक्चुअल क्वेश्चन है, ये किस पे था आपका, क्रूड ऑयल पे था. ठीक है, वेस्ट है ना, तो वेस्ट से क्या मिलेगा, क्रूड ऑयल. चलिए नेक्स्ट इज, इफ द आरबीआई डिसाइड करती है, मैंने आपको बोला था एक होता है एक्सपेंशनिस्ट मॉनेटरी पॉलिसी, एक होती है कॉन्ट्रैक्शनरी. एक्सपेंशनिस्ट का मतलब क्या होता है, आप मनी सप्लाई को क्या कर रहे हो, बढ़ा रहे हो. आपको पब्लिक के पास क्या करनी है, मनी सप्लाई बढ़ानी है, दैट इज एक्सपेंशनरी. कैसे बढ़ाओगे, इसमें से कौन सा जो हमें नहीं करना पड़ेगा अगर आपको एक्सपेंशनरी करना. उसने बोला कट एंड ऑप्टिमाइज स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो. अगर आप एसएलआर को कम कर देते हो, मतलब बैंक एसएलआर होता है जो बैंक्स को अपने पास कुछ एक पोर्शन रखना पड़ता है, अगर आप उसने कम कर दिया, अगर आप उसको कम कर देते हो, इसका मतलब बैंक्स के पास ज़्यादा पैसा होगा पब्लिक को देने के लिए, इसका मतलब इससे मनी सप्लाई बढ़ेगा. तो ये तो नहीं होना चाहिए. ये तो होगा तो एक्सपेंशन होगा, बट उसने नॉट पूछा है. सेकेंड इज इंक्रीज द मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी. मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी क्या होती है, एक रेट होता है जिस पे बैंक्स क्या करते हैं, आरबीआई से पैसा लेते हैं अगर उनको रातों रात पैसा चाहिए. ठीक है, क्योंकि लिक्विडिटी बिल्कुल ड्राई हो चुकी है बैंक की और उनको रातों रात पैसा चाहिए. तो रातों रात कौन देगा पैसा, उनको आरबीआई देगा, बट आरबीआई भी एक रेट पे उनको पैसा देता है. ठीक है, उनको कुछ क्या है, कोलेटरल वगैरह रखना पड़ता है ना, सिक्योरिटीज़ वगैरह, गवर्नमेंट जो उनकी सिक्योरिटीज़ होती है बैंक्स के पास उनको देना पड़ता है. ठीक है, अब बताओ अगर आपने इंक्रीज कर दिया मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट को, आपने बढ़ा दिया, इसका मतलब आप बैंक क्या करेगा और आरबीआई क्या करेगा, आपसे ज़्यादा इंटरेस्ट रेट को क्या करेगा,
इम्पोज करेगा। इसका मतलब आपके पास उतनी पैसा रहेगा नहीं ना, अगर वो इतना इंटरेस्ट चार्ज कर रहा है आरबीआई आपको पैसा देने के लिए, इसका मतलब आपके पास ऑलरेडी पैसा नहीं, तो और पैसा नहीं होगा आपके पास। अगर आपके पास पैसा नहीं होगा तो पब्लिक के पास कैसे जाएगा, कैसे क्रेडिट दे पाओगे? सो ये होना चाहिए, नॉट पूछा तो ये होना चाहिए। इससे क्या होता है, आपका मार्जिन स्टैंडिंग फैसिलिटी को बढ़ाना, एसएलआर को बढ़ाना, सीआरआर को बढ़ाना या रेपो रेट को बढ़ाना, इससे क्या हो जाता है, आपकी मनी सप्लाई कम होती है। मीन्स वो क्या है, कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी। कट द बैंक रेट, अगर आप बैंक रेट या रेपो रेट कम कर रहे हो, मतलब बैंक्स आपको, आरबीआई आपको लोन दे रहा है, किसको दे रहा है, बैंक्स को दे रहा है, कम रेट पे अगर दे रहा है तो सही है, तो बैंक्स के पास ज़्यादा पैसा होगा, पब्लिक के पास जाएगा तो मनी सप्लाई बढ़ेगा। सो ये भी नहीं आएगा। सो आंसर क्या आ जाएगा आपके पास, 2 ओनली। उसने बोला इनमें से जो 1991 का जो इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन हुआ था कौन सा हुआ होगा? उसने बोला वर्कर की प्रोडक्टिविटी अर्बन्स में इंक्रीज हुई। क्यों डिक्रीज होगी रूरल एरियाज में? जब लिबरलाइजेशन हो रहा है तो रूरल एरियाज में क्यों डिक्रीज होगा? परसेंटेज शेयर ऑफ, तो 1 कैंसिल कर दो। अगर आप इसमें से एक भी स्टेटमेंट रिड्यूस कर पाते, तो मैंने क्या बोला, 4 स्टेटमेंट है और 4 स्टेटमेंट में से 3 का गलत होने की प्रोबेबिलिटी बहुत लो रहती है, इसलिए आप ये आंसर लगा सकते हो। फिर भी देखते हैं हम, परसेंटेज शेयर ऑफ रूरल एरियाज इन वर्क सो स्टेडली। स्टेडली वर्ड देखिए, ये जो टर्म्स होते हैं ना, इन पे ध्यान देना होता है। स्टेडली, एकदम से स्टेडली वो इंक्रीज हो गई, नहीं, गलत। रूरल एरियाज में जो ग्रोथ थी नॉन फार्म में, वो इंक्रीज हुआ। ग्रोथ रेट जो था रूरल एम्प्लॉयमेंट में, वो भी, रूरल एम्प्लॉयमेंट का जो ग्रोथ रेट था वो थोड़ा कम हुआ। ठीक है, सो 3 और 4 आंसर है इसका। अब उसने बोला जो इन टर्म्स ऑफ शॉर्ट टर्म क्रेडिट की अगर आप बात करोगे, डिलीवरी एग्रीकल्चर, जो डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव्स होती हैं वो ज्यादा क्रेडिट देंगी। अब खुद बताओ, स्केड्यूल कमर्शियल बैंक्स या रूरल जो बैंक्स होते हैं, रीजनल रूरल बैंक्स, उनसे भी ज्यादा कोई क्रेडिट दे सकता है क्या? वो भी डिस्ट्रिक्ट वाले? जी नहीं, तो ये गलत हो जाएगा। और गया वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, जब भी फंक्शंस की बात आती है ना, तो मेजरली वो सही होता है कि इनमें से जो एक फंक्शन है वो क्या होता है, फंड प्रोवाइड करना, किसको, प्राइमरी एग्रीकल्चरल क्रेडिट सोसाइटीज। सो बी इज द आंसर। नेक्स्ट उसने बोला है इन इंडिया साइबर इंश्योरेंस। अब साइबर इंश्योरेंस दिया जाता है तो उसके अंडर क्या चीज़ होती है, क्या चीज़ नहीं होती है, क्या बेनिफिट्स दिए जाते हैं अपार्ट फ्रॉम लॉस एंड फंड्स? पेमेंट जो दिया जाता है, पेमेंट तो दिया जाता है, उसके अलावा कॉस्ट ऑफ रिस्टोरेशन ऑफ द कंप्यूटर। देखिए, कंप्यूटर को रिस्टोर किया जाता है, बिल्कुल सही है। कॉस्ट ऑफ अ न्यू कंप्यूटर, देखिए न्यू कंप्यूटर नहीं दिया जाता, याद रखिएगा, कॉस्ट जो न्यू कंप्यूटर की नहीं है। अगर पढ़ो अच्छे से कि अगर मिस क्रिएन ने खुद विलफुली डैमेज किया उसको, तो फिर नहीं दिया जाएगा, है ना। विलफुली डैमेज किया है और वो प्रूफ भी हो जाता है, सो ये आपका गलत हो जाएगा। एंड 2 गलत करोगे सो यू विल बी लेफ्ट विद दीज आंसर। हायरिंग अ स्पेशलाइज कंसल्टेंट कर सकते हो। डिफेंस के लिए अगर आपको कोर्ट ऑफ लॉ में जाना थर्ड पार्टी, तो उसमें भी आपको इंश्योरेंस मिलेगा। ठीक है, अब आता है किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम है। तो किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम के बारे में आप पढ़ लेना कि इंट्रोड्यूस हुई थी, इसमें फिर एक्सटेंड होती गई उसके बाद। ठीक है, पहले सिर्फ एग्रीकल्चर के लिए था, फिर उसके बाद इन्होंने क्या कर दिया गया, जो एनिमल हस्बेंड्री था, फिशरीज था, उनके लिए भी इन्होंने एक्सटेंड कर दिया। इंप्लीमेंट कौन करता है? कमर्शियल बैंक, रीजनल रूरल बैंक्स होते हैं जो आपके, स्मॉल फाइनेंस बैंक, कोऑपरेटिव्स वगैरह। ये शॉर्ट टर्म क्रेडिट दिया जाता है। ठीक है, क्रेडिट दिया जाता है ताकि वो जो भी एग्रीकल्चर या एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो भी एक्टिविटीज़ है उन पर पैसा लगाना तो वो लगा सकते हैं। अब देखते हैं किस किस पे। तो वर्किंग कैपिटल मिलती है। ठीक है, जो भी आपके फार्म के एसेट्स होते हैं ना, फार्म में टेक्नोलॉजीज आप यूज़ कर रहे हो, तो उसकी मेंटेनेंस के लिए आपको वर्किंग कैपिटल मिलती है, सही है। कंबाइन हार्वेस्टर, देखिए ट्रैक्टर्स, मिनी ट्रक्स वगैरह या हार्वेस्टर्स आप नहीं खरीद सकते, तो इसके लिए नहीं मिलता है। कंजप्शन रिक्वायरमेंट ऑफ फार्म हाउस होल्ड्स पोस्ट हार्वेस्ट, बिल्कुल सही है। कंस्ट्रक्शन ऑफ फैमिली हाउसेज, देखिए आप फैमिली हाउसेज नहीं बना सकते उससे। ठीक है, फैमिली हाउसेज के लिए थोड़ा ना तुम्हें इसके लिए दिया जाएगा। सो 5 आपका कैंसिल हो जाता है, तो 5 5 5, सो यूल बी लेफ्ट विद 1 3 एंड 4। सो कंजप्शन रिक्वायरमेंट जो भी होती है फार्म हाउस होल्ड्स की, वो उसके लिए भी आप ले सकते हो। सो आंसर आ जाएगा बी पार्ट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आपके पास आता है इंडिया में जो पब्लिक इन्वेस्टमेंट क्या होता है, इन्वेस्ट कर रहे हो वो भी एग्रीकल्चर में, उसका मतलब क्या है? इन्वेस्टमेंट की बात कर रहा है। क्या एमएसपी इन्वेस्टमेंट होती है? जी नहीं, एमएसपी सपोर्ट करने के लिए, इट्स नॉट एन इन्वेस्टमेंट, तो ये तो नहीं होगा। कंप्यूटराइजेशन किया जाता है जो आपके प्राइमरी एग्रीकल्चरल क्रेडिट सोसाइटीज, क्योंकि क्रेडिट देने वाली जो सोसाइटीज है उनको कंप्यूटराइजेशन किया जा रहा है, मतलब उसमें इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है। सोशल कैपिटल डेवलपमेंट तो आएगा ही आएगा, सोशल कैपिटल जो है उसको डेवलप कर रहे हैं वो तो इन्वेस्टमेंट ही है। नेक्स्ट इज फ्री इलेक्ट्रिसिटी, तो फ्री इलेक्ट्रिसिटी जो दी जाती है तो वो क्या है? जैसे सब्सिडीज दी जाती है, फ्री सब्सिडीज मतलब सब्सिडीज है या फ्री कोई भी चीज़ दी जाती है या फिर सपोर्ट दिया जाता है, दैट इज़ नॉट इन्वेस्टमेंट, ये इन्वेस्टमेंट नहीं होता।
इन्वेस्टमेंट होता है कि आप किसी चीज़ में इन्वेस्ट कर रहे हो और वापस में आपको कुछ मिल भी रहा है, एसेट्स बन रहा है, कुछ तो भी बन रहा है, राइट। लाइक आगे वो मल्टीप्लाई करेगा, इससे क्या मल्टीप्लाई होगा, उल्टा घाटा ही होगा आपको। वेवर ऑफ एग्रीकल्चर, अगर आप एग्रीकल्चर लोन वेव ऑफ भी कर देते हो तो घाटा किसको होगा, गवर्नमेंट को ही होगा। नेक्स्ट इज सेटिंग अप ऑफ, जी हाँ, अगर आप कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटीज पे इन्वेस्ट करोगे, उस पर आप कोल्ड स्टोरेज बनाओगे तो वो फार्मर्स को हेल्प करेगा, क्योंकि फार्मर्स का जो प्रोड्यूस है वो वहाँ पे स्टोर होगा तो जब भी उनके अच्छे प्राइसेस होंगे तो वो बेचेंगे, उससे क्या हो जाएगा, इकोनॉमी बढ़ेगी, ठीक है। तो दिस इज ऑल्सो इन्वेस्टमेंट। सो आंसर क्या आ जाएगा आपके पास, 236। उसने बोला इसमें से कौन सा है जो प्राइस ऑफ राइस, हमारे यहाँ पे जो राइस का प्राइस है वो किस किस पे डिपेंड करता है, एमएसपी पे करता है, ये तो आपको पता है, इस पे तो बताने की जरूरत। गवर्नमेंट की ट्रेडिंग, गवर्नमेंट कैसे ट्रेड कर रहा है उस पे भी डिपेंड करता है। गवर्नमेंट की स्टॉक पाइलिंग मतलब अगर गवर्नमेंट के पास ज़्यादा स्टॉक में है, राइस स्टॉक में है, तो जो वो देगा किसी को, है ना, जैसे कि अभी बहुत सारी स्कीम्स के अंडर दिया जाता है, तो वो और कम प्राइस में उनको देगा क्योंकि उनको स्टॉक निकालना है। बट अगर उनके पास स्टॉक ही कम होगा तो वो ज़्यादा प्राइस में क्या करेगा, राइस देगा। कंज्यूमर सब्सिडीज, ठीक है, अगर फॉर एग्जाम्पल मैं कोई इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास की हूँ तो मेरे को एक सब्सिडी मिलती है, कंज्यूमर हूँ ना मैं, तो मेरे को सब्सिडी मिलती है कि आपको इतने कम में क्या मिलेगा, राइस मिलेगा, तो ऑब्वियसली उस पर भी तो डिपेंड करेगा। ऑल, अब आता है व्हाट इज इंटरेस्ट कवरेज रेशो। देखिए इंटरेस्ट कवरेज रेशो क्या होता है कि अगर मैंने आज कर्जा लिया है, ठीक है, तो कर्जा लेने के लिए मेरे पास कुछ होना भी तो चाहिए, ऐसे थोड़ा ना मेरे को कोई बैंक दे देगा कर्जा, तो मैं कुछ कोलेटरल के लिए रखूंगी, गिरवी रखूंगी, कुछ भी रखूंगी, तो वो क्या होता है कि तुम्हारा कर्जा चुकाने के लिए मतलब तुम कितना सक्षम हो, ऐसे बोल सकते हो। या फिर रिस्क ऑफ अ फर्म दैट अ बैंक इज गोइंग टू गिव, मतलब कि जो अगर एक बैंक है किसी भी कंपनी को लोन दे रहा है तो वो कितना रिस्क ले रहा है ना, कितना उसको ट्रस्ट है, या फिर कितना बैंक को लगता है, बैंक क्या करता है ना, कैलकुलेट करता है रिस्क कि अगर मैं इस कंपनी को दूंगा तो कितने % चांसेस है कि मेरे को मेरा वापस लोन मिलेगा। सो दैट इज योर इंटरेस्ट कवरेज रेशो, ठीक है, मतलब जितनी रेशो ज्यादा होगी इतना ज्यादा ट्रस्ट होगा, उतना कम रिस्क होगा, ठीक है। सो इट हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग द प्रेजेंट रिस्क कि इस टाइम पे फर्म की क्या सिचुएशन है, अगर फर्म खुद ही घाटे में चल रही है तो वो लोन लेके वापस कैसे चुकाएगी, है ना, तो उसका इंटरेस्ट कवरेज रेशो ही कम होगा। सो दैट इज रिस्क ऑफ अ फर्म दैट अ बैंक इज गोइंग टू गिव लोन टू, जिसको बैंक लोन देने वाला है उसका क्या देखता है, रिस्क देखता है, कितना रिस्क है इसको देने में, एंड इट हेल्प्स इन इवेलुएटिंग द इमर्जिंग रिस्क, और आने वाला जो रिस्क है वो भी। एंड द हायर अ बोरोइंग फर्म्स लेवल ऑफ इंटरेस्ट द वर्स इज इट्स, नो, जितना ज़्यादा इसका इंटरेस्ट कवरेज रेशो होगा उतनी अच्छी कंडीशन है उसकी कि वो क्या कर सकेगा, कर्जे को भर सकेगा, या एबिलिटी टू पे इट्स डेप्ट। सो 1 and 2 इज द आंसर। अब ये उसने बोला कि वैल्यू जो इंडो श्रीलंका का है वो कंसिस्टेंटली, दिस इज ऑल्सो अ टर्म दैट यू नीड टू फोकस अपॉन, ठीक है, कंसिस्टेंटली इंक्रीज होना बहुत मुश्किल होता है। सो वो भी श्रीलंका के साथ, सो ऐसा नहीं था। टेक्सटाइल में हम करते हैं, बांग्लादेश के बीच में होता है, उसने बोला लास्ट 5 years में, देखिए इट्स नॉट नेपाल, इट्स बांग्लादेश, अभी भी आप देखोगे तो वो बांग्लादेश है जिसके साथ हमारा ट्रेड जो है वो ज़्यादा है इन साउथ एशिया। सो आंसर इज योर, सो ये दोनों आपका गलत हो जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा आपका 2 only। चलिए द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, उसने बोला जो एक होता है आपका सीपीआई, एक होता है डब्ल्यूपीआई। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स क्या होता है कि जिस प्राइस पे कंज्यूमर कोई चीज़ बाय कर रहा है, या गुड्स एंड सर्विसेज, तो इसमें गुड्स एंड सर्विसेज दोनों आता है, ठीक है, गुड्स एंड सर्विसेज दोनों आता है, किस प्राइस में गुड्स एंड सर्विसेज मिल रही हैं कंज्यूमर को, और डब्ल्यूपीआई होता है होलसेल पे कितना प्राइस है, होलसेल पे, होलसेल में सिर्फ आपकी गुड्स आते हैं, सर्विसेज नहीं आती हैं, ठीक है। उसने बोला जो वेटेज होता है फूड का कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में वो ज़्यादा ही होगा, ऑब्वियसली फूड का जो वेटेज होगा वो कंज्यूमर प्राइस में ज़्यादा होगा। WPI डज नॉट कैप्चर चेंजेस इन प्राइसेस ऑफ सर्विसेज विच CPI डज, बिल्कुल सही, अभी बताया मैंने आपको कि WPI सर्विसेज नहीं देखता बट CPI देखता है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने हैज़ नॉट, देखिए होलसेल क्यों करेगा, होलसेल पे सब लोग थोड़े ना होलसेल प्राइस इंडेक्स पे लेंगे, होलसेल पे तो वही रिटेलर्स ही लेते हैं। उसने सीपीआई यूज़ किया कि कंज्यूमर किस प्राइस से लेता है, जो कंज्यूमर जिस प्राइस से लेगा उसी पे तो हम इन्फ्लेशन देखेंगे ना, उसी पे महंगाई हम मेजर करेंगे, ना कि WPI पे। तो आंसर इज 1 and 2।
ओके, उसने बोला है इन द केस ऑफ ऑल सीरियल्स, पल्सेस एंड ऑयल सीड, प्रोक्योरमेंट एंड एमएसपी इज अनलिमिटेड इन एनी स्टेट एंड यूटी। उसने बोला है जितने भी आपके सीरियल्स हैं, पल्सेस हैं, ऑयल सीड हैं, जो भी एमएसपी होता है वो अनलिमिटेड है। क्या अनलिमिटेड होता है क्या? बिल्कुल नहीं। In the case of cereal and pulses, MSP is fixed in any state at a level to which the market price will never rise. MSP वो होता है जिसके नीचे प्राइस नहीं जा सकता, ऊपर तो जा ही सकता ऑब्वियसली, बट नीचे नहीं जा सकता। तो दोनों ही आपके गलत हैं, ठीक है। चलिए अब वो बोलते हैं इनमें से कौन सा जो स्टेटमेंट है वो सही है। उसने बोला कमर्शियल पेपर शॉर्ट टर्म होते हैं, अनसिक्योर प्रॉमिसरी नोट होते हैं। तो ये सही है, ये कमर्शियल पेपर जो होते हैं वो शॉर्ट टर्म के लिए होते हैं और प्रॉमिसरी नोट दिया जाता है। प्रॉमिसरी मीन्स एक नोट दिया जाता है, एक प्रॉमिस का नोट होता है, प्रॉमिस कर रहे हैं कि आप क्या करो, हमें पैसा दे दो, हम आपको ये नोट दे देते हैं। एक जो प्रॉमिसरी नोट है वो इशू करते हैं, वो दे देते हैं कि आप इसके बदले हमें पैसा दे दो। और उस प्रॉमिसरी नोट पे क्या होता है कि डेट लिखी होती है कि कब पैसा देना है, कितने इंटरेस्ट पे मिलेगा, है ना, कब तक मिलेगा। तो ये प्रॉमिसरी नोट है। तो इतने टाइम के बाद या शॉर्ट टर्म जितना भी पीरियड रखा होगा उसमें हम वापस दे देंगे। सो दैट इज कमर्शियल पेपर। सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट इज अ लॉन्ग टर्म इंस्ट्रूमेंट इशूड बाय आरबीआई टू अ कॉर्पोरेशन एंड कॉल मनी इज अ शॉर्ट टर्म फाइनेंस यूज्ड बाय इंटरबैंक ट्रांजेक्शंस। जीरो कूपन बॉन्ड्स आर द इंटरेस्ट बियरिंग शॉर्ट टर्म बॉन्ड्स इशूड बाय द। देखिए इसमें क्या है, सबसे पहले हम ये सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट देख लेते थे कि जो कमर्शियल पेपर्स होते हैं ना, इसका जो मेचोरिटी पीरियड होता है वो 7 से कितने दिन तक रहता है, 1 ईयर तक। 7 डेज से 1 ईयर के बीच बीच में आपको वापस देना पड़ता है। वहीं पे जो सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स होते हैं ना, ये शॉर्ट टर्म इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, ठीक है, और ये नेगोशिएबल भी होते हैं। इनको इशू कौन करता है? इनको इशू करता है बैंक्स करते हैं, ना कि आरबीआई। आरबीआई थोड़ा ना छोटे छोटे लॉन्ग शॉर्ट टर्म के लिए करेंगे। सो दिस इज शॉर्ट टर्म के लिए होता है, ठीक है, ओके। एंड कॉल मनी इज अ शॉर्ट टर्म फाइनेंस होता है। देखिए जो कॉल मनी रहता है ना वो भी शॉर्ट टर्म बोरोविंग ही होती है और बैंक्स के बीच में होता है, ठीक है। किस लिए होता है? एक और चीज याद रखना, इसका जो कॉल मनी होता है तो शॉर्ट टर्म फाइनेंस होता है, यूज फॉर इंटरबैंक ट्रांसफर। ये सही है आपका, बट एडिशनली अगर मैं आपको इसमें बताऊं तो क्या होता है कि बिटवीन द बैंक्स होता है। दिस इज करेक्ट, ओके। जैसे क्या होता है ना कि अगर मेरे को ओवरनाइट पैसा चाहिए तो उसके लिए आप कॉल मनी को यूज़ करते हो। ये ओवरनाइट मतलब एक दिन से लेके कुछ दिन तक आप क्या कर सकते हो, पैसा ले सकते हो, वापस करना पड़ता है आपको। अब आता है जीरो कूपन बॉन्ड्स। अब जो जीरो कूपन बॉन्ड्स का मतलब क्या होता है, ये डिस्काउंट पे इशू किए जाते हैं, ठीक है। इन पे इंटरेस्ट वगैरह कुछ नहीं होता है, फेस वैल्यू पे ही इसको क्या किया जाता है, रिडीम किया जाता है जब मेचोरिटी हो जाती है, ठीक है। एंड इनको स्केड्यूल जो कमर्शियल बैंक्स हैं वही वो करते हैं। तो ये इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? देखिए अगर मतलब पहले मैं जो सोचती थी, जैसे ये शॉर्ट टर्म है, शॉर्ट टर्म है, शॉर्ट टर्म है, कहाँ गया शॉर्ट टर्म, ये रहा। इनमें से ऑड वन आउट कौन सा है? लॉन्ग टर्म। तो आप लॉन्ग टर्म को कैंसिल कर सकते थे, ठीक है। सो 2 गया और मैंने आपको बोला कि 4 स्टेटमेंट में से उस पर जाइए जिसमें गलत कम है। सो दैट इज दिस। बट अभी के सिनेरियो में अगर आप अभी के पेपर्स देखोगे तो उसमें 4 स्टेटमेंट्स में से 3 वो गलत दे रहा है। तो ये पहले यूज़ होता था, तो इसलिए अभी थोड़ा संभल के उसको चीज़ को यूज़ करना, ठीक है। इसीलिए मैं आपको अभी ज़्यादा फोकस किस पे करा रही हूँ कि आप पढ़ लीजिए जितना पढ़ सकते हो आप थ्रू PYQs। हो सकता है ये घुमा फिरा के क्या होता है ना कि क्वेश्चंस डिफिकल्ट नहीं होते, उसके जो ऑप्शंस होते हैं वो डिफिकल्ट फ्रेम कर देता है, ठीक है। चलिए गोल्ड ट्रांच किसके लिए था? अब मैं इसको एक और चीज़ बताती हूँ। अभी मैंने आपको कराया था IMF पे 2 क्वेश्चंस कराए थे कि 2022 में आया था आपका, CSE में भी और CAPF में भी आया था। अब देखो 2020 का क्वेश्चन है आपका, ठीक है। 2020 में भी आपको IMF पे ही क्वेश्चन आया था, तो IMF उसके हिटलिस्ट में चल रहा था उस टाइम पे, इसीलिए उसने 2022 में इसमें भी रिपीट किया, CSE में भी, और उसके बाद CAPF में भी लाया एंड CDS में भी लाया था, ठीक है, IMF। सो आंसर इज दिस। अ क्रेडिट सिस्टम होता है जो किसको दिया जाता है, IMF अपने मेंबर्स को देता है, दैट इज गोल्ड ट्रांच, रिजर्व ट्रांच होता है, ठीक है। सो CSE 2019 का फर्स्ट क्वेश्चन है, इन अ गिवन ईयर ऑफिशियल पॉवर्टी लाइन्स आर हायर इन सम स्टेट्स। तो जो ऑफिशियल पॉवर्टी लाइन होता है वो कुछ स्टेट्स में ज़्यादा होती है, कुछ स्टेट पे कम होती है। किस वजह से? क्योंकि पॉवर्टी रेट वैरी करता है, प्राइस लेवल वैरी करता है, ग्रॉस स्टेट प्रोडक्ट वैरी करता है, या फिर क्वालिटी ऑफ पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन वैरी करता है। देखिए जो प्राइस लेवल होता है वो वैरी करता है। अगर आप स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग की बात करोगे,
मतलब जितना खर्चा आपको दिल्ली रहने में लगेगा उतना आपको किसी और स्टेट में नहीं लगेगा। जम्मू जाओ या फिर कहीं पे भी आप स्टेट पकड़ लोगे कंपेयर टू दिल्ली, या फिर कोई भी मेट्रो सिटी जाओगे वहाँ पे रहोगे तो वहाँ का जो रहने का खर्चा होगा वो ज़्यादा होगा एज़ कम्पेयर टू अगर आप कोई दूसरी स्टेट में रहते हो, ठीक है। एंड प्लस क्या होता है, अगर आपको एक पर्टिकुलर स्टेट में प्राइस देखोगे कोई भी फ्रूट का वो अलग होगा। जैसे अगर आप जम्मू में देखोगे तो आपको एप्पल्स वगैरह यहाँ पे थोड़े सस्ते मिलेंगे एज़ कम्पेयर टू अगर आप कहीं और चले जाओगे, है ना। सो वो वैरी करता है, जिसकी वजह से क्या होता है स्टेट टू स्टेट वैरी करती है क्या ऑफिशियल पॉवर्टी। कमिंग टू वर्ड, उसने बोला एक्सपोर्टर कौन है राइस का, अभी भी इंडिया है, पहले भी इंडिया था। सो वन इज द लार्जेस्ट एक्सपोर्टर, सो दैट इज इंडिया। इसमें तो बताने वाला है नहीं। 5 ईयर प्लान मैंने आपको CAPF की जब वीडियो कराई थी, ये देखिए, तो इसमें मैंने सारे के सारे CAPF प्लान लिख दिए, आप यहाँ से पढ़ लेना, मैं आपको यहाँ से बता देती हूँ बस। उसने बोला सेकेंड 5 ईयर प्लान से ये बोला था कि बेसिक एंड कैपिटल गुड इंडस्ट्री। तो सेकेंड 5 ईयर प्लान में ये चीज़ बोला गया था कि हमें बेसिक और जो भी हमारी हैवी इंडस्ट्रीज है हमें उस पर क्या होना चाहिए, शिफ्ट होना चाहिए। दिस इज करेक्ट। फोर्थ 5 ईयर प्लान में ये बोला था करेक्टिंग द अर्लियर ट्रेंड ऑफ इंक्रीज, बिल्कुल। तो उन्होंने बोला था फोर्थ 5 ईयर में कि हमें वेल्थ को कंसंट्रेट करके नहीं रखना है, ठीक है, इसको हमें करेक्ट करना पड़ेगा, तो ये भी सही है। पर जो फिफ्थ 5 ईयर प्लान है उसमें फाइनेंशियल सेक्टर इंक्लूड किया गया था पहली बार, ऐसा नहीं है। 5 ईयर प्लान में क्या होता है ना, गरीबी हटाओ के बारे में बोला गया था, ठीक है, गरीबी हटाओ एंड क्या करना है, हमें सेल्फ रिलायंट होना है, ठीक है। सो आंसर आ जाएगा 1 और 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसने बोला जो इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट उस टाइम पे आपका ये अमेंड हुआ था 2018 में, इसीलिए 2019 में इस पे क्वेश्चन आया। उसने बोला कि जो भी फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट होगा, अगर फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट इम्प्लीमेंट हो गया तो ईजी हो जाएगा फर्म्स के लिए वर्कर्स को ले ऑफ करना, तो ये बिल्कुल सही था, ठीक है। एंड देखिए टेम्पररी वर्कमैन में कौन आता है, जो कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे काम कर रहे होते हैं ना, कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं कि हम इतने पीरियड के लिए काम करेंगे। सो इन वर्कर्स के लिए, अगर इन वर्कर्स को आपको टर्मिनेट भी करना पड़ेगा तो आपको कोई नोटिस की ज़रूरत नहीं है और उनको ले ऑफ करना भी ईजी हो जाएगा। सो दिस इज करेक्ट, ऑल आर करेक्ट। अब ये वाला मैंने आपको अभी कराया, 2020 का क्वेश्चन था, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट कमर्शियल पेपर्स। अगर आप ये दोनों पढ़ के गए होते आप वो वाला क्वेश्चन कर लेते, ठीक है, ये वाला क्वेश्चन, ये वाला, ठीक है, कमर्शियल पेपर आया ना ये। चलिए, वैसे मैंने ये आपको बता दिया था, फिर से बता देती हूँ आपको। ये जो सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स और कमर्शियल पेपर्स होते हैं, ये दोनों के दोनों आपके क्या होते हैं, शॉर्ट टर्म के लिए होते हैं कमर्शियल पेपर्स, और इससे क्या किया जाता है, बोरोविंग की जाती है शॉर्ट टर्म के लिए, ठीक है। बट वहीं पे अगर हम देखते हैं प्रोमिसरी नोट एंड प्रोमिसरी नोट भी क्या होते हैं, यही होते हैं। इनका जो मेचोरिटी पीरियड होता है वो बता देती हूँ मैं आपको। इनका मेचोरिटी पीरियड जो रहता है सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स का, वो होता है आपका 91 डेज से लेके 1 साल के बीच में, ठीक है, 1 ईयर। एंड वहीं पे जो आपके कमर्शियल पेपर्स होते हैं ये भी शॉर्ट टर्म डेट इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं। आप जो कंपनीज होती हैं वो पैसा लेती है इनसे। टाइम पीरियड क्या होता है इसका भी, अप टू 1 ईयर ही होता है, अप टू 1 ईयर तक, ठीक है। और ये कमर्शियल पेपर्स ना प्रॉमिसरी नोट्स की तरह ही होता है। प्रॉमिसरी नोट्स क्या है कि मैं प्रॉमिस कर रही हूँ, मैं रिटर्न में लिख के दे रही हूँ, कॉन्ट्रैक्ट की तरह लिख के दे रही हूँ, या फिर रिटर्न में मैं प्रॉमिस कर रही हूँ, मतलब एक पार्टी है दूसरी पार्टी से करता है कि हम क्या करेंगे, एक डेफिनेट सम ऑफ मनी मैं क्या कर दूंगा, लौटा दूंगा, ठीक है। अब पार्टिसिपेटरी में क्या होता है, पार्टिसिपेटरी में इसका आंसर इज पार्टिसिपेटरी, क्यों, क्योंकि उसने बोला विदाउट रजिस्टरिंग। तो क्या होता है कि बाहर के जो इन्वेस्टर्स हैं उनको क्या करना है, इंडियन स्टॉक खरीदने हैं, बट वो रजिस्टर नहीं करना चाहते विद द सेबी के साथ, ठीक है, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के साथ वो रजिस्टर नहीं करना चाहते, तो वो किससे करते हैं, पार्टिसिपेट करना चाहते, तो वो पार्टिसिपेटरी नोट्स पे करेंगे, ठीक है, थ्रू करेंगे। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा आपका, डी पार्ट। उसने बोला एज पर लॉ कॉम्पनसेटरी एफॉरेस्टेशन जो, ये जो क्वेश्चन आपका 68, एज पर लॉ द कॉम्पनसेटरी एफॉरेस्टेशन फंड मैनेजमेंट एंड प्लानिंग अथॉरिटी है, एग्जिस्ट एट बोथ नेशनल एंड स्टेट लेवल पे, ये बिल्कुल सही है। ये जो आपकी कॉम्पनसेटरी एफॉरेस्टेशन फंड है ये आपकी नेशनल लेवल पे भी मिलेगी आपको और स्टेट लेवल पे भी मिलेगी, ये सही है। पीपल्स पार्टिसिपेशन इज मैंडेटरी, यहाँ पे ये देखिए जब ऐसे क्वेश्चन आते हैं ना, ऐसे क्वेश्चंस को प्रिपेयर नहीं किया जा सकता, आप कहीं पे भी पढ़ोगे नहीं मिलेगा, ठीक है। इसलिए क्या कर सकते हैं हम इसके लिए, ये चीज़ अप्लाई कर सकते हैं। जैसे उसने बोला मैंडेटरी, अब मेरे को बताइए ऐसा कोई चीज़ हो सकता है जहाँ पे लोगों का पार्टिसिपेशन मैंडेटरी हो, मैंडेटरी
अगर बहुत सारे लोग भी आ जाए बट हर एक बंदे को पार्टिसिपेट कराना इज वेरी डिफिकल्ट, सो मैंडेटरी नहीं होता है। सो आंसर क्या आ जाएगा आपका ए पार्ट। उसने बोला मोस्ट ऑफ द इंडियाज एक्सटर्नल डेट इज ओन्ड बाय गवर्नमेंट। देखिए जो बाहर एक्सटर्नल, इंटरनल डेट हो गया आपका जैसे कि आपकी बोरोविंग्स वगैरह तो ले ही रहे हो आप अंदर से, बट एक्सटर्नल डेट मीन्स बाहर से अगर आप बोरोविंग ले रहे हो तो वो आपकी कमर्शियल बोरोविंग्स में आता है, ठीक है, कमर्शियल बोरोविंग्स होती हैं, ना कि गवर्नमेंट बोरो करता है बाहर से। ज्यादातर कौन करता है, कमर्शियल बोरोविंग होती है, इज नॉट ओन्ड बाय द गवर्नमेंट एंटिटीज, तो ये गलत हो जाएगा। ऑल ऑफ इंडियाज एक्सटर्नल डेट, जितना भी हमारा एक्सटर्नल डेट है वो हमने यूएस डॉलर्स में, क्या हम अभी यूएस से ही पैसा लेंगे क्या, किसी और से नहीं ले सकते क्या, तो यूएस डॉलर में ही नहीं है। हाँ मेजोरिटी 45% देखोगे यूएस डॉलर्स में भी है, में ही है, बट बाकी आपका किसमें, रुपीज में भी है एक्सटर्नल डेट, इवन आपका यूरोज येन में भी है, ठीक है। सो ये दोनों ही गलत है आपके। नेक्स्ट आपके आता है एसेट। देखिए कमर्शियल बैंक है, एक होते हैं उसके एसेट्स लाइबिलिटी, एसेट होते हैं जो उसके खुद के मतलब उसको किसी को वापस नहीं देना, वो गए एसेट्स। जैसे अगर वो किसी को लोन देगा तो लोन पे उसको इंटरेस्ट मिलेगा, तो इसका मतलब इंटरेस्ट क्या है, एसेट है। बट वहीं पे अगर मैं डिपॉजिट करती हूँ बैंक में पैसा, तो वो बैंक को क्या होगा, वो लाइबिलिटी होगी, वो उसको मेरे को देना पड़ेगा वापस, तो वो क्या हो जाएगा, लाइबिलिटी हो जाएगा। सो डिपॉजिट, एडवांस दे दिया, अगर बैंक हमें एडवांस देता तो उस पर इंटरेस्ट भी तो हम चार्ज करेगा ना वो हमसे, तो इंटरेस्ट क्या आ जाएगा उस पर, एसेट आ जाएगा। वैसे इन्वेस्टमेंट करेगा मनी एट कॉल एंड शॉर्ट नोटिस। इन द कंटेक्स्ट ऑफ इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर इज और आर कॉन्ट्रीब्यूटर इन रिड्यूसिंग। अगर करेंसी क्राइसिस आ जाते हैं हमारे यहाँ पे, उसके क्राइसिस को रिड्यूस करना है तो क्या क्या हो सकता है, फॉरेन करेंसी अर्निंग, बिल्कुल सही। अगर हमारा जो आईटी सेक्टर है वो फॉरेन करेंसी को अर्न कर रहा है तो ऑब्वियसली हमारे करेंसी क्राइसिस को कम कर सकता है, बिल्कुल सही। इंक्रीज द गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर एंड रेमिटेंसेस, अगर बाहर से रेमिटेंस आ रहा है तो मतलब बाहर से पैसा आ रहा है, रेमिटेंस आ रहा है, तो इसका मतलब करेंसी क्राइसिस कम हो सकते हैं। बट अगर गवर्नमेंट के पास ऑलरेडी करेंसी क्राइसिस चल रहा है, आगे ही पैसा नहीं है, तो अगर वो और ज़्यादा एक्सपेंडिचर करेगा तो ये तो और कम कर देगा करेंसी को, या फिर करेंसी क्राइसिस को बढ़ा देगा। सो ये नहीं होगा, आंसर इज 1 and 3। नेक्स्ट आता है इन्वेस्टमेंट बैंक। देखिए अब ऐसे क्वेश्चंस को फिर मैं बोल रही हूँ कि प्रिपेयर नहीं कर सकते, बट वहां जाके आपको दिमाग क्या लगाना है, स्टेटमेंट पढ़नी है। उसने बोला AIB हैज मोर देन 80 मेंबर्स, 80 मेंबर्स से ज्यादा है, ठीक है। जब ये आता है ना मोर देन, लेस देन, तो ये जनरली आपके पॉजिटिव स्टेटमेंट्स होती हैं, ठीक है, क्योंकि ये क्या करता है ना कि कोई चीज को फिक्स नहीं बता रहा है, मोर देन लेस देन बोल रहा है, ठीक है। नेक्स्ट बोलता है इंडिया इज द लार्जेस्ट शेयर होल्डर, इसमें भी मैनिपुलेशन करना बहुत ईजी है। एंड नेक्स्ट इज AIB डज नॉट हैव एनी मेंबर फ्रॉम आउटसाइड एशिया। एक बात बताइए, एशिया में कितने मेंबर्स हैं, 48 मेंबर्स हैं, तो अगर एशिया में 48 मेंबर्स है तो यहाँ पे 80 मेंबर्स कैसे हो सकते हैं, या तो आपका 1 सही होगा या तो आपका 3 सही होगा, ये है 1 and 3 साथ में नहीं जाएगा, तो ये दोनों गलत हो गए, ये दोनों बच गए। अब मेरे को एक और चीज बताइए, अब इनमें से एक ना एक तो गलत है ही है, या तो 1 गलत होगा या तो 3 गलत होगा, और इनमें से एक तो एक सही होगा। अगर आप देखिए, अब मेरे को बताइए 1 सही होगा या 3 सही होगा, क्या ये वाले स्टेटमेंट की गलत होने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा नहीं है क्या। उसने बोला डज नॉट है, मतलब अगर एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर बैंक है, इसका मतलब ये थोड़ा ना कि एशिया से ही आपके मेंबर्स होंगे। इवन इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, कि अगर आपका एक वीट वाला भी मैंने आपको कराया था, जिसमें मैंने रशिया यूक्रेन वाला एग्जाम्पल दिया था, आपकी ग्रेन काउंसिल थी, है ना, उसने बोला था कि अगर कोई भी ग्रेन जो है आपके वीट है, राइस है, जो एक्सपोर्ट या इंपोर्ट कर रहा है, उसको ग्रेन काउंसिल का मेंबर होना ही पड़ेगा। बट रशिया यूक्रेन उसका मेंबर नहीं है, फिर भी वो एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हैं, तो ये मैंने आपको एग्जांपल दिया था उसका, तो सेम इसमें अप्लाई हो रहा है। तो ये कॉन्सेप्ट अप्लाई होते हैं, ठीक है, अभी है तो बाद में भी होगा ये कुछ कुछ कोर चीज़ें। सो आंसर क्या जाएगा आपके पास, ओनली 1। नेक्स्ट आता है, उसने बोला इंटर क्रेडिटर की बात कर रहा है, एग्रीमेंट साइन हुआ था इंडियन बैंक फाइनेंशियल रिसेंटली, तो ये उस टाइम पे हुआ था, करंट अफेयर बेस था। इसमें मैं आपको सिर्फ एक चीज़ बताती हूँ, और ये वाला जो लॉजिक था ये मैंने 2023 का जो CSE प्रीलिम्स था उसमें भी यूज़ किया था, और वो सही हुआ था। जब देखिए यहाँ पे टू लेसन टू सपोर्ट, यहाँ पे टू एक्ट टू एम, चलिए ठीक है। अब हम देखते हैं, मैंने बोला था कोई भी अगर 2 स्टेटमेंट में सिमिलर चीज़ों की बात करिए, जैसे इसमें बोला है 50 करोड़ और मोर, 50 करोड़ और मोर, समझ रहे हो, तो इन दोनों में से आंसर होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है, ठीक है। अब मैं देखती हूँ इनमें से अगर मेरे को आंसर निकालना तो क्या होना था। उसने बोला टू एक्ट एज इंडिपेंडेंट। मैंने एक और चीज़ बोली थी, पता नहीं याद है कि नहीं, जो एम होता है, फंक्शन होता है, ये जनरली आपके क्या होते हैं, सही होते हैं, ठीक है, पॉजिटिव स्टेटमेंट्स होते हैं। सो इसका आंसर क्या आपके पास, डी पार्ट।
अब आता है चेयरमैन ऑफ पब्लिक सेक्टर बैंक जो है वो सिलेक्ट कौन करता है इसको, बैंक बोर्ड ब्यूरो करता है। बैंक बोर्ड ब्यूरो के बारे में लिख दिया है, ऑटोनॉमस बॉडी है, एस्टैब्लिश हुई थी 2016 में, पार्ट ऑफ इंद्रधनुष मिशन। इसका काम क्या होता है, ये रेकमेंड कर जो टॉप लीडर की टॉप लीडरशिप की पोजीशन जैसे सीईओ हो गए, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स हो गए, है ना, पब्लिक सेक्टर बैंक्स के, उनके कैंडिडेट्स को अपॉइंट करने के लिए रेकमेंड करता है, उनके अपॉइंटमेंट, एक्सटेंशन या टर्मिनेशन ऑफ बोर्ड मेंबर्स। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आपके पास आता है इकोनॉमिक कॉस्ट ऑफ फूड ग्रेन्स टू एमएस। ये देखिए इकोनॉमिक जो कॉस्ट होती है फूड ग्रेन्स की, फूड कॉर्पोरेशन, क्या होता है, एमएसपी दिया जाता है प्लस उसके साथ बोनस। ठीक है, प्लस क्या होता है, प्लस क्या होता है, जो भी प्रोक्योरमेंट होती है, इंसिडेंटल्स जो भी, और साथ में इसकी जो डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट होती है वो भी ऐड करी जाती है। अब इसमें भी देख रहे हो ये वाला अप्लाई हो रहा है, इसमें भी देखो ये वाला अप्लाई हो रहा है, प्रोक्योरमेंट इंसिडेंटल्स। आपको ये डिड्यूस करना है कि डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट होते हैं या गोडाउन के चार्जेस, ऑब्वियसली डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट। अब ये परचेजिंग पावर पैरिटी मैंने आपको एक्सचेंज रेट में करा दिया था। ठीक है, तो उसने बोला कैसे कैलकुलेट होती है, हम क्या करते हैं, जो भी एक सेम बास्केट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज यहाँ पे और बाहर है, तो हमारे यहाँ पे उसका कितना प्राइस और बाहर उसका कितना प्राइस है, उसको क्या किया जाता है, कंपेयर किया जाता है। तो बिल्कुल सही है। उसने बोला अगर आप इन टर्म्स ऑफ पीपीपी डॉलर्स देखोगे, इंडिया 6th लार्जेस्ट है। जी नहीं, पीपीपी डॉलर्स में देखोगे तो हम 3rd लार्जेस्ट हैं, और अगर इकोनॉमी की बात करोगे विद इन टर्म्स ऑफ जीडीपी तो हम 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है। ठीक है, आंसर आ जाएगा इसका ए पार्ट। अमंग द एग्रीकल्चर कमोडिटीज किसका इंपोर्ट ज़्यादा है, तो हम क्या चीज़ इंपोर्ट ज़्यादा करते हैं, ये तो बहुत बेसिक क्वेश्चन है। वेजिटेबल ऑयल्स हम सबसे ज़्यादा क्या करते हैं, इंपोर्ट करते हैं। ठीक है, सो कमिंग टू वर्ड नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द मोस्ट लाइकली मेजर द गवर्नमेंट टेक टू स्टॉप द स्लाइड ऑफ इंडियन रूपी। मतलब इनमें से कौन सा है जो गवर्नमेंट मेजर नहीं लेगा टू स्टॉप द स्लाइड ऑफ द इंडियन रूपी। मतलब हमारी क्या है, इंडियन रूपी डिप्रिसिएट कर रही है। ठीक है, अब डेप्रिसिएट को बचाने के लिए हम इनमें से कौन सी चीज़ है जो नहीं करेंगे, कर्विंग इम्पोर्ट ऑफ नॉन एसेंशियल गुड्स एंड प्रमोटिंग एक्सपोर्ट। उसने बोला कि जो नॉन एसेंशियल गुड्स है उसका इम्पोर्ट हम कर्व करेंगे एंड प्रमोट, हम ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट करेंगे। तो बिल्कुल सही है, ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट करोगे। Encouraging Indian borrowers to issue rupee denominated masala bonds, easing condition related to external commercial borrowing, and following an expansionary monetary policy. अब मेरी बात सुनिए, जो पहला बोल रहा है कि हमें इंपोर्ट कम करना है और एक्सपोर्ट ज़्यादा करना है, तो ऑब्वियसली इससे क्या हो जाएगा, हमारे रुपये की वैल्यू अच्छी हो जाएगी, अप्रिसिएट करना स्टार्ट हो जाएगा, हमें प्रॉफिट होगा। तो ये तो करेगा, तो इसमें ये तो नहीं आएगा। इनकरेजिंग इंडियन बोरोवर्स, अब जो इंडियन बोरोवर्स है वो मसाला बॉन्ड्स क्या होते हैं, डेट इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जिसके थ्रू आप क्या कर सकते हो, पैसा ले सकते हो, बाहर की जो कंट्रीज होती है उनसे आप पैसा बोरो कर सकते हो, वो भी इंडियन रूपी में। ठीक है, तो ये भी करेगी गवर्नमेंट इंडियन रूपी की वैल्यू को डेप्रिसिएट होने से बचाने के लिए। ईजिंग कंडीशन रिलेटेड टू एक्सटर्नल कमर्शियल, अगर आप बाहर से जो भी आप बोरो करते हो, अगर उसकी कंडीशन आप ईज आउट कर दो, ईज कर दोगे तो उससे क्या हो जाएगा, जो बाहर की बोरोविंग्स हैं आप ज़्यादा से ज़्यादा ले पाओगे। अगर ज़्यादा से ज़्यादा बाहर से बोरोविंग ले पाओगे, इन्वेस्टमेंट करोगे, प्रॉफिट होगा, तो उससे हमारे करेंसी की वैल्यू अच्छी होगी, तो ये भी करेगा। बट एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी वो नहीं लेगा मेजर। क्यों नहीं लेगा, एक्सपेंशनरी से क्या होता है, मनी सप्लाई बढ़ती है। अगर मनी सप्लाई बढ़ गई तो इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा, इन्फ्लेशन अगर बढ़ जाएगा तो हमारी वैल्यू जो है करेंसी की, इन्फ्लेशन अगर बढ़ जाएगा तो उससे इम्पोर्ट ज़्यादा होगा, मीन्स एक्सपोर्ट कम होगा। इससे क्या हो जाएगा, आपकी जो करेंसी की वैल्यू है वो डिप्रिसिएट करना स्टार्ट कर जाएगी। सो आंसर आ जाएगा ये पार्ट। ठीक है, द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया रीसेंट डायरेक्टिव्स है। देखिए एक आपका है स्टोरेज ऑफ पेमेंट सिस्टम डेटा। ठीक है, जो भी डेटा होगा उसको स्टोर किया जाएगा, जिसको आप क्या बोलते हैं, डेटा डिक्टैट और दिक्कत। तो ये है क्या, दे शैल इंश्योर दैट जो इंटायर डेटा है पेमेंट सिस्टम से रिलेटेड ऑपरेटेड बाय देम आर स्टोर्ड इन सिस्टम। तो हमारे इंडिया में ही वो स्टोर किया जाएगा जितना भी डेटा होगा। दिस इज करेक्ट। दे शैल इंश्योर दैट द सिस्टम आर ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय, देखिए ओन करना, जी नहीं, ओन नहीं कर सकते आप। और दे शैल सबमिट द कंसोलिडेटेड ऑडिट। देखिए इसमें कैग का कोई रोल नहीं, क्योंकि आरबीआई का है ना वो, तो वो आरबीआई देखेगा, आरबीआई को ही सबमिट किया जाएगा, कैग का कोई रोल नहीं है। सो 3 कैंसिल, 1 ओनली। चलिए द मनी मल्टीप्लायर, ये वाला मैंने आपको क्वेश्चन कराया था कि रिपीटेड है, कि क्या होगा, बैंकिंग हैबिट इंक्रीज होगा, तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन आ गया था।
2021 में, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट सब इंडेक्स ऑफ वर्ल्ड बैंक्स ईज ऑफ डूइंग इंडेक्स। अब एक बात बताइए, जो वर्ल्ड बैंक है उसका लॉ एंड ऑर्डर से क्या लेना देना, है ना। सो आंसर क्या आ जाएगा, बाकी जितना भी देखोगे इसमें क्या होता है ना, आपके 10 सब इंडिकेटर्स होते हैं, जैसे कि बिजनेस स्टार्ट करना, स्टार्टिंग अ बिजनेस, इलेक्ट्रिसिटी, गेटिंग क्रेडिट, है ना, पेइंग टैक्सेस, ट्रेडिंग अक्रॉस बॉर्डर्स, रिजॉल्विंग इंसॉल्वेंसी। तो ये मैं आपको बता दूंगी, ठीक है, लिख दूंगी नीचे नोट्स में। ओके अब ये तो हो गया ईज ऑफ डूइंग इंडेक्स, आपको पता चल गया कि कौन करता है, वर्ल्ड बैंक करता है। इसके अलावा कौन कौन से इंडेक्सेस करता है, एक आता है आपका वर्ल्ड डेवलपमेंट इंडिकेटर, गिनी इंडेक्स, लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स, देन आपके पास आता है वर्ल्ड वाइड गवर्नेंस इंडेक्स, वर्ल्ड वाइड गवर्नेंस इंडेक्स, ठीक है। देखिए जो गिनी इंडेक्स क्या होता है आपके लिए, मेजर किया जाता है इनकम इनइक्वालिटी को, ठीक है, इनकम इनइक्वालिटी से रिलेटेड होता है ये, इनकम इनइक्वालिटी से, ये आप इकोनॉमिक्स में पढ़ते हो गिनी। ओके ये लॉजिस्टिक्स के बारे में आ गया, ये तो पता ही है आपका। चलिए मूविंग टूवर्ड्स CSC 2018।